अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के 60 एमसीक्यूज पास्ट पेपर के विद एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करूंगा। ये दोनों बुक्स में से होंगे, 11 क्लास में से भी और 12 क्लास की फ़िज़िक्स में से भी। तो इन एमसीक्यूज को देख के इसी पैटर्न पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी दोनों बुक्स को रिवाइज़ कर लेना है। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना है। तो अगर आप देखें तो अल्फ़ा ऑप्शन में मिली का मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ये उससे भी छोटा, और माइक्रो से छोटा नैनो है 10 की पावर -9। तो यूं हमारे पास जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो अल्फा ऑप्शन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 में विच क्वांटिटी है सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो टाइम है इसका यूनिट सेम होता है एम के एस सिस्टम में भी, एफ पी एस सिस्टम में भी, सी जी एस सिस्टम में भी। इसके बाद हमारे पास द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इज 7 न्यूटन। तो आप रिजल्टेंट 7 न्यूटन, इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस को ऐड किया गया है, और जब दो वेक्टर्स ऐड होकर उनका रिजल्टेंट आए तो उनमें एंगल 0 डिग्री होता है। अब हमने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। डॉट प्रोडक्ट होती है ए बी कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे और ए बी की वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में वो कहता है टू वेक्टर्स आर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 एंड 30, द रिजल्टेंट माइट बी। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इनका तब होगा जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, हम इनको ऐड करेंगे, और मिनिमम रिजल्टेंट तब होगा जब ये एंटी पैरेलल होंगे तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इनकी जो रेंज है वो 81 से 19 के दरमियान में है। तो 81 से 19 के दरमियान में ही इनका रिजल्टेंट आ सकता है, जो कि 78 है। बाकी ऑप्शंस इस रेंज से बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो इसका रिजल्टेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट में वो कहता है विच प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल फॉर टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी, मगर दो वेक्टर्स की डिवीजन नहीं की जा सकती। सिक्स वाले में वो कहता है कि एक वेक्टर ए गिवन है आई प्लस जे, हमने एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालना है। तो एंगल के लिए हम tan इनवर्स जे का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय आई का कोफिशिएंट, तो वो इस तरह हम निकालते हैं एंगल। जब हमारे पास वेक्टर गिवन हो तो ये हमारे पास 45 डिग्री आएगा, क्योंकि tan इनवर्स 145 डिग्री के इक्वल होता है। 7 वाले में वो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ए में ऐड होकर 2a हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी से कट जाएगा, तो 2a मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो। अगर डिस्टेंस कवर्ड जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो होगा। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो डिस्टेंस कवर्ड मे और मे नॉट बी जीरो हो सकता है। उसके बाद 9 वाले में वो कहता है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी में ट्राजेक्ट्री हमारे पास एलिप्टिकल होती है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन पैराबोला होती है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ नेपच्यून इज, तो ये आप लोगों ने साइड टेबल जरूर अच्छे तरीके से देखने, इनमें से नस्ट में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आते रहे हैं। 11 क्वेश्चन में अ बॉल इज टाइज टू अ स्ट्रिंग इज स्वंग इन अ वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल में आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होती है और बॉटम पे स्पीड का फार्मूला भी मैंने लिख दिया है। और इसी तरह अगर आप वर्टिकल सर्कल की टॉप पोजीशन पे देखें तो हमारे पास जो टेंशन है वो मिनिमम होती है, और जो स्पीड है वो भी हमारे पास, उसका भी फार्मूला मैंने लिख दिया है। तो बेसिकली वर्टिकल सर्कल में टेंशन भी सेम नहीं रहती, स्पीड भी सेम नहीं रहती, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम नहीं रहती, ये चेंज होती रहती हैं। जो चीज़ सेम रहती है वो हमारे पास ग्रेविटी है जी, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 12 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि जब स्ट्रीम लाइंस क्लोज होंगी तो डेफिनेटली स्पीड ज़्यादा होगी, और जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है अकॉर्डिंग टू द बर्नौली रिलेशन। अब 13 वाले में वो कहता है कि सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट हैज़ टाइम पीरियड टी व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट व्हेन द लिफ्ट फॉल फ्रीली। तो अब आप देखें कि जब लिफ्ट हमारे पास रेस्ट पे थी तो उस वक्त क्या केस होगा, और जब वो फॉल फ्री करेगी। इस क्वेश्चन को आप लोग अगेन एक दफ़ा इसकी स्टेटमेंट में देख बोलता हूँ, आप लोगों ने केयरफुली इसको समझना है कि अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट हैज़ टाइम पीरियड टी व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट पे थी तो टाइम पीरियड टी था, मगर जब लिफ्ट फ्री फॉल करेगी तो डेफिनेटली जब वो फ्री फॉल करेगी तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो टाइम पीरियड उसका अनडिफाइन हो जाएगा। तो बीटा ऑप्शन ही हमारे पास राइट है। टोटल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम इज 50 जूल, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, सारे की सारी एनर्जी काइनेटिक की इक्वल होती है, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होती है। तो यूं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी 50 जूल आएगी। 15 क्वेश्चन में ऑन इंक्रीजिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट टू 4 टाइम। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है मैथ स्प्रिंग सिस्टम का वो कितना हो जाएगा। हमें पता है कि टाइम पीरियड और मैथ का रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको
4 टाइम बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट को इंक्रीज़ किया, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में चाहो कि उसने ये हाफ का ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंपोजिंग मिस्टेक है। द टाइम पीरियड ऑफ अ मैथ स्प्रिंग सिस्टम डबल नहीं होना था बल्कि हाफ होना था। डबल ये उस केस में होना था अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह उसने मैथ्स लिखा होता, मैथ्स 4 टाइम्स हो रहा है, तो आपने मैथ्स 4 टाइम्स करना था तो टाइम पीरियड डबल हो जाना था। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट डबल होगा तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट डबल होने की वजह से जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो जाएगा। आई होप कि आप ये पॉइंट पिक कर गए हैं, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। 16 वाले में वो कहता है द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ एस एच एम इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जब रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है तो डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डिफरेंस डोंट गिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है हाफ वेव लेंथ का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो डेल्टा ऑप्शन में अगर आप देखें तो 8/2 4 होता है, तो लैम्डा का 4 मल्टीपल है, तो ये हमारे पास हाफ वेव लेंथ का ऑड मल्टीपल नहीं है, हाफ वेव लेंथ का इवन मल्टीपल 8 आ रहा है। तो यूँ हमारे पास डेल्टा जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रेशर ऑफ एयर एंड टेम्परेचर बिकम्स 4 टाइम। तो जो प्रेशर होता है उसका तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर का रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब टेम्परेचर 4 टाइम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगी। 19 वाले क्वेश्चन में इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स जो है वो एग्जिबिट करती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वाज द अर्लीस्ट टू प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट। ये काफ़ी दफ़ा नस्ट में आया है। तो सबसे पहले जो लाइट की वेव नेचर प्रूव की गई थी, जो फिनोमिना था वो इंटरफेरेंस था। वैन लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोर्स पे डिपेंड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 23rd वाले में कहता है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन। तो जो इंटरनल एनर्जी है बेसिकली वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सम ऑफ आर मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होता है। पोटेंशियल एनर्जी तो आइडियल गैस में जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ एस्टैब्लिश्ड इन अ कॉइल एंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली ये फैराडेज लॉ ही है जो एक्सप्लेन करता है हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ का रिलेशन, अगर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देखें। और उसके बाद 25th वाले में फॉर इंक्रीजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल, तो आप फ्लक्स को मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब दो कॉइल हैं फ्लक्स का इंटरलिंक होना, जितनी फ्लक्स कपलिंग ज़्यादा होगी उतनी ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो वर्क है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें चाहो कि स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होता है तो वोल्टेज और करंट के इन्वर्स रिलेशन होता है, तो हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज हो जाती है। इफ़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, तो डेफिनेटली अगर वो 100% एफिशिएंट है तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे पास कॉइल है उनकी पावर भी सेम होंगी दोनों की। द डिवाइस इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली प्रोड्यूस, तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर सिर्फ लिंक हो रहा होता है फ्लक्स। 30th वाले में अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड। तो अगर आप इसके फार्मूला में देखेंगे करंट कैरिंग कॉइल का जो फार्मूला है वो NIAB यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, और एरिया ऑफ लूप पे भी, करंट पे भी जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है, शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करता। 31st वाले में इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीएन जंक्शन इज यूज, तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में हमें पता है पीएन जंक्शन यूज होता है जो कि रिवर्स बाइस कंडीशन में काम करता है। जो मीज़न है वो 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क के मिलने से बनता है। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन, ये ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एब्जॉर्ब बाय द पेपर, ये अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर, तो ये कार्बन 14 है। द न्यूक्लियाई कार्बन 13 6 और नाइट्रोजन ये हमारे पास 14 7 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो अगर आप देखें तो आप इनके अगर एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दोनों में 7 7 है, सेम है। तो ऐसे आइसोटोप न्यूक्लियाई जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ, अब इस तरह का भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियाइड, ये है कि आप लोगों को न्यूक्लियस गिवन है और ये डिके होता है, पहले बीटा पार्टिकल की इमिशन करता है फिर अल्फा पार्टिकल की। तो फाइनल न्यूक्लियाई किस तरह का बनेगा, तो ज़ाहिर है जब इसमें से बीटा पार्टिकल रिलीज होगा तो अटोमिक नंबर में एक इजाफा हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। उसके बाद फिर अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, तो अटोमिक मास में 4 की कमी कर दें, यानी ये 241 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो 237 आएगा, और अटोमिक नंबर में से 2 की कमी कर दें तो 95, क्योंकि पहले बीटा एक इमिट हो चुका था तो 95 में से 2 माइनस करेंगे तो 93, तो यूँ हमारे पास ये सी ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह अपने अल्फा बीटा पार्टिकल्स की इमिशन के हिसाब से न्यूक्लियस की ट्रांसफॉर्मेशन
अच्छे तरीके से देख लेनी है। अ टर्मिनल विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद ग्राउंड बट इट्स पोटेंशियल अज्यूम ज़ीरो, उसको हम वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। और ये अगर आप इस क्वेश्चन में आप देखें तो हमारे पास वो बेसिकली इसकी इक्वेशन पूछ रहा है इस लॉजिक गेट की। तो ए अगर आप देखें तो इसके साथ एक और गेट अटैच और उसके लिए प्लस आता है, और बी के साथ एक इन्वर्टर लगा हुआ है तो बी के ऊपर इन्वर्टर लग गया, और फिर एंड पे इन दोनों पे इन्वर्टर लगा हुआ है तो दोनों के ऊपर इन्वर्टर लगा देंगे। तो यूँ हमारे पास इक्वेशन अल्फा ऑप्शन ठीक बन रही है इस गेट की। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 नैन गेट आपस में कनेक्टेड हैं, तो 3 नैन गेट बेसिकली और गेट के इक्वल होते हैं, तो यूँ हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है इसको हम स्विच के तौर पे भी यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर इन्वर्टर भी, मगर पावर सोर्स के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता। जो विड्थ डिप्लीशन रीजन की इंक्रीज होती है बेसिकली ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर इनपुट और आउटपुट सिग्नल के दरमियान आउट ऑफ फेज होते हैं 180 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ हाईएस्ट स्पीड, तो अगर आप देखें तो ये माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और ये सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, सब की स्पीड सेम है। 43rd में अगर आप देखें दो फोटोन अप्रोच कर रहे हैं ईच अदर को, तो रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन लाइट ही है तो ये सारे ऑब्जर्वर के लिए सेम होती है, तो ये बेसिकली सी ही रहती है। 44th वाले में देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल इनर्शियल फ्रेम, तो इनर्शियल फ्रेम हर वो फ्रेम इनर्शियल होगा जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। मगर इसमें अगर आप बीटा ऑप्शन देखें तो सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ये हमारे पास इनर्शियल फ्रेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली प्रैक्टिकल यूज़ है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम के अंदर इस वजह से प्रोड्यूस नहीं होती कि मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता। और मैस ऑफ द बॉडी विद स्पीड ऑफ लाइट अप्रोचेज, जब कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो मैस इन्फिनिटी हो जाता है। अगर आप इसका फार्मूला भी देखेंगे तो हमारे पास m इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र रूट है। जब वी सी की इक्वल होगा तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा और मैस जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। फॉर अ गिवन स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो जिस पार्टिकल का मैस ज़्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी, तो यूँ हमारे पास अल्फा पार्टिकल का इन सब ऑप्शन में मैस ज़्यादा है। ब्लैक बॉडी जो है वो आइडियल एब्जॉर्बर भी है, आइडियल रेडिएटर भी है, तो यूँ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बनेगा। रेडिएशन इमिटेड बाय ह्यूमन बॉडी, ये हमारे पास जो सीरीज़ जिसमें लाई करती हैं वो पास्टियन सीरीज़ है, ये भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है। हाइड्रोजन एटम डज नॉट इमिट एक्सरेज, क्योंकि इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बड़े क्लोज हैं, जितना एनर्जी लेवल ज़्यादा दूर दूर होंगे उतनी ज़्यादा डी एक्साइटेशन के वक्त एनर्जी रिलीज़ होगी, तो चूँकि इसके क्लोज एनर्जी लेवल हैं इस वजह से एक्सरेज इमिट नहीं होती। विच सीरीज इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, तो ये बेसिकली फन सीरीज इमिट होती है। विद द इंक्रीज इन क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंजेक्टिव एनर्जी लेवल, तो ज़ाहिर है जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ते जाते हैं हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होता है कंजेक्टिव एनर्जी लेवल्स में वो डिक्रीज होता जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब होता है कि मोर एटम्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर हैं। एक्सरेज जो हैं वो प्रोड्यूस इनमें से एक्सरे क्या चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी, एक्सरेज बेसिकली पॉजिट्रॉन्स को इमिट नहीं करती, प्रोड्यूस नहीं करती, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एक्सरेज की मदद से प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। बाल्मर सीरीज इज फाउंड इज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ, ये बेसिकली स्पेक्ट्रम है, तो बाल्मर सीरीज अगर आप देखें तो वह हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में फाउंड की जाती है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इमिटेड फ्रॉम एन एक्सरेज ट्यूब, ये डिपेंड करती है वोल्टेज अप्लाई टू द ट्यूब पे। और आगे हार्डर एक्सरेज का मतलब होता है किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो हार्डर एक्सरेज हमारे पास प्रोड्यूस होंगी। बैक ईएमएफ का दूसरा नाम सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन को ही बैक ईएमएफ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनमें एंगल 0 डिग्री होगा। जब आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो साइन आता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 0 हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है वो नल वेक्टर होगी, 0 होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों के साथ पूरी बुक यानी 11 फिजिक्स और 12 फिजिक्स में से एमसीक्यूज डिस्कस की हैं 60, और ये सारे पास्ट पेपर्स के ही हैं। इसी पैटर्न पे ही आप लोग अपनी बुक को रिवाइज कर लें 11 12, और साइडेड इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर देखें। इसी तरह मैं मैथ के भी आप लोगों के साथ 80 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट नस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।